हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश लाइव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब। हम स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 3 पार्ट्स अभी तक किए हैं। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द टेक्स्ट। उसके बाद हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड में टेक्स्ट को स्टार्ट किया, देन पार्ट थर्ड भी हमने टेक्स्ट ही किया। आज पार्ट थर्ड कर रहे हैं हम द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। एंड काइंडली ऑल्सो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरी चैनल, जो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब ये एक इम्पॉर्टेंट क्लब था जिसमें आइडियाज़ एक्सचेंज होते थे आपस में। लाइक माइंडेड पीपल, कंप्यूटर एंथुजियास्ट्स, जो टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट्स थे, वो आपस में आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे थे, जिसमें कि वोजनेक और स्टीव जॉब्स भी थे। और यहाँ पे एक्चुअली जो एप्पल वन आ गया, उसका आइडिया यहाँ पे जनरेट होता है। The group became known as the Homebrew Computer Club, and it encapsulated the whole Earth fusion between the counterculture and technology. इस ग्रुप को होम ब्रू कंप्यूटर क्लब कहा गया इसलिए ये इसमें होल अर्थ फ्यूजन था। दोस्तों, हमने होल अर्थ ट्रक स्टोर भी पढ़ा। इसके बाद हमने उस कैटलॉग मैगज़ीन की भी बात की, जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स वगैरह उनकी इंफॉर्मेशन होती थी, टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती थी। तो इस होम ब्रू कंप्यूटर में फ्यूजन हुआ किस चीज़ का? काउंटर कल्चर का और टेक्नोलॉजी का। जैसे कि पिछले वीडियो में ही हमने डिस्कस किया, काउंटर कल्चर या अल्टरनेटिव कल्चर, जिसमें कि हिप्पी मूवमेंट वाले लोग थे, बीट जनरेशन के लोग थे, जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी को पहले सपोर्ट नहीं करते थे, और दूसरे लोग वो थे जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते थे। होम ब्रू कंप्यूटर क्लब में क्या हुआ? इसमें फ्यूजन हुआ, होल अर्थ फ्यूजन। किस चीज का? द काउंटर कल्चर एंड द टेक्नोलॉजी। It would become to the personal computer era something akin to what the Turk's head coffee house was to the age of Dr. Johnson, a place where ideas were exchanged and disseminated. होम ब्रू कंप्यूटर क्लब एक इम्पॉर्टेंस, इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो पर्सनल कंप्यूटर एरा है, जो पर्सनल कंप्यूटर डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए होम ब्रू कंप्यूटर क्लब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। जैसे कि एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन में टर्क्स हेड कॉफ़ी हाउस, ये एक समझो एक प्लेस था जहाँ पे ये लोग मिलते थे और आइडियाज़ को एक्सचेंज करते थे। Moore wrote the flyer for the first meeting held on March 5, 1975। मूर एक बंदा था जिन्होंने पहला फ्लायर लिखा। फ्लायर आप इस तरह से समझ सकते हो, एक एडवर्टीजमेंट होता है। इन्होंने उसका फ्लायर लिखा एक मीटिंग का, जो होने वाली है कब? March 5, 1975 में, इन फ्रेंच मेनलो पार्क, इन फ्रेंच मेनलो पार्क गराज। यहाँ पे मीटिंग होने वाली है 1975 में, और उस फ्लायर पे लिखा था, आर यू बिल्डिंग योर ओन कंप्यूटर? क्या आप अपना कंप्यूटर बनाना चाहते हो? ये एडवर्टाइजमेंट है। टर्मिनल, टीवी और टाइपराइटर, इट आस्क्ड। क्या आप इनमें से कोई भी चीज, कोई भी कंप्यूटर बनाना चाहते हो? टर्मिनल, टीवी या टाइपराइटर? इफ सो, यू माइट लाइक टू कम टू अ गैदरिंग ऑफ पीपल विथ लाइक माइंडेड इंटरेस्ट। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप एक गैदरिंग में आ सकते हो जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग होंगे जो पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप करना चाहते हैं, टर्मिनल, टीवी या टाइपराइटर को। Allenbaum supported the flyer on the HP bulletin board and called Wozniak, who agreed to go with him. एलन ने ये HP बुलेटिन पर ये फ्लायर देखा, बोर्ड पे देखा, और उसने वोजनेक को कहा, जिसने बोला कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। सो एलन और वोजनेक, ये दोनों लोग अब कहाँ जाएंगे? इस मीटिंग में। That night turned out to be one of the most important nights of my life, Wozniak recalled. Wozniak इस चीज़ की याद दहानी करता है कि ये नाइट, जिस दिन हम इस मीटिंग में चले गए, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट्स मेरी ज़िंदगी की थी। About 30 other people showed up, suppling out of French's open garage door, and they took turns describing their interests.
30 लोग इस मीटिंग में आ गए थे, इस फ्रेंच ओपन गराज डोर में आ गए। ओके, और वो अपने अपने इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पे एलन बॉम भी गया, यहाँ पे वोजनेक भी गया, और 30 और लोग आए थे जो अपने इंटरेस्ट बयान कर रहे हैं। Wozniak, who later admitted to being extremely nervous, said he liked video games, pay movies for hotels, scientific calculator design, and TV terminal design, according to the minutes prepared by Moore. नाउ जब मीटिंग होती है उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बनाया जाता है लास्ट में कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। वोजनेक लेटर इस चीज़ को एडमिट करता है, बताता है कि वो बहुत ही नर्वस था, वो थोड़ा शाई था स्टीव वोजनेक। और उसने कहा कि मैंने कहा कि मुझे पसंद है वीडियो गेम्स, पे मूवीज़ फॉर होटल्स, होटल्स को हम मूवीज़ बेच सकते हैं वो बनाएंगे, वीडियो गेम्स बनाएंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर डिज़ाइन का मैंने बताया मीटिंग में, टीवी टर्मिनल डिज़ाइन का भी बताया। There was a demonstration of the new Altair, but more important was seeing the specification sheet for a microprocessor. न्यू ऑल्टेयर जो अभी बना था एक कंप्यूटर, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया वहाँ पे। लेकिन वोजनेक चाहता था कि हमें माइक्रो प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशंस पता चलनी क्या चाहिए, या मुझे वो दिखा दीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशंस क्या है। बिकॉज होम ब्रू कंप्यूटर क्लब में ये चाहते थे कि हम पर्सनल कंप्यूटर बनाए। पर्सनल कंप्यूटर तभी पॉसिबल था जब आपके पास माइक्रो प्रोसेसर हो, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बहुत कम जगह ले सकता है, और तभी हम एक डेस्कटॉप बना सकते हैं, उसी में हम चिप लगा के सीपीयू वगैरह उसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। As he thought about the microprocessor, a chip that had an entire central processing unit on it, he had an insight. जैसे वोजनेक ने देखा माइक्रो प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर एक वो चिप है जिसमें पूरा सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इससे पहले क्या था आपको पता होना चाहिए, जब पर्सनल कंप्यूटर नहीं था, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था जिसको बहुत लोग मैन करते थे, समझो एक बिल्डिंग की जगह, बिल्डिंग की तरह कंप्यूटर होता था। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हम पर्सनल कंप्यूटर बनाए जो इजी टू कैरी हो, इसलिए उसमें वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास माइक्रो प्रोसेसर हो जिसपे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो सकता है। सो ही हैड एन इनसाइट, इसको एक विजन आया कि चलो अब हमारे पास क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। He had been designing a terminal with a keyboard and monitor that would connect to a distant mini computer. तो इन्होंने एक टर्मिनल ये डिज़ाइन कर रहा था जिसमें एक कीबोर्ड भी हो और एक मॉनिटर भी हो इकट्ठे, दैट वुड कनेक्ट टू ए डिस्टेंट मिनी कंप्यूटर। और अगर दूर मिनी कंप्यूटर है उसको समझो एक टेबल पे कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप, ओके, और हमारे पास एक कीबोर्ड हो और मॉनिटर हो जो उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। यूजिंग ए माइक्रो प्रोसेसर ही कुड put some of the capacity of the mini computer inside the terminal itself, so it could become a small stand-alone computer on a desktop. माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करने से ये कुछ मिनी कंप्यूटर के अंदर ही उसको कैपेसिटी को डाल सकता है टर्मिनल में, ओके, सम ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द मिनी कंप्यूटर इनसाइड द टर्मिनल इटसेल्फ, ताकि एक स्टैंड एलोन कंप्यूटर बने डेस्कटॉप पे। जब हमें माइक्रो प्रोसेसर हो उसको टर्मिनल में ही डाल देंगे हम, तो एक स्टैंड एलोन कंप्यूटर बनेगा ऑन ए डेस्कटॉप। इट वॉज एन एंड्यूरिंग आइडिया, ये एक एंड्यूरिंग आइडिया था। एंड्यूरिंग आइडिया दोस्तों लॉन्ग लास्टिंग आइडिया, जो बहुत देर तक चलने वाला है आगे, क्योंकि इसमें क्या था, कीबोर्ड, स्क्रीन एंड कंप्यूटर ऑल इन वन इंटीग्रेटेड पर्सनल पैकेज। अब कीबोर्ड भी एक ही जगह है, स्क्रीन भी वहीं पे है, कंप्यूटर भी वही है, तो ये एक स्टैंड एलोन कंप्यूटर बन जाएगा। दिस होल विजन ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर just popped into my head, he said. स्टीव वोजनिक बोल रहा है कि ये पूरा विजन पर्सनल कंप्यूटर का, कौन सा विजन, जहाँ पे कीबोर्ड, स्क्रीन और कंप्यूटर इकट्ठे होगा एक ही पैकेज में, ये मेरे दिमाग में आ गया। दैट नाइट आई स्टार्टेड टू स्केच आउट ऑन पेपर what would later become known as the Apple I. उस रात मैंने
पेपर पे स्केच बनाया जो लेटर ऑन बन जाता है द एप्पल वन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कि एप्पल वन किस तरह से वजूद में आया, क्योंकि हम स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको होम ब्रू कंप्यूटर क्लब वगैरह पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एप्पल वन के आइडियाज़ किस तरह से जनरेट हुए, किस तरह स्टीव वोजनिक के दिमाग में आ गया, फिर उसने स्केच किया, फिर उसने सोचा कि यस माइक्रो प्रोसेसर शुड बी देयर, जो हम एक इस मिनी कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं ताकि हमें स्टैंड एलोन कंप्यूटर बन जाए। At first he planned to use the same microprocessor that was in the Altair and Intel 8080, क्योंकि जब ये मीटिंग हुई जिसमें 30 से ज़्यादा लोग और भी आए थे, जिसमें एलन बाम और स्टीव वोजनेक गया, वहाँ पे एक ऑल्टेयर का डिस्प्ले भी हुआ था, उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगा था वो था इंटेल 8080। तो पहले जो स्टीव वोजनेक है ये सोच रहा कि मैं इसी इंटेल 8080 को यूज़ करूँ, but each of those cost almost more than my monthly rent, so he looked for an alternative. चिनाची इंटेल 8080 जो था ये काफ़ी कीमती था उसके लिए उस टाइम पे, इसने सोचा कि इसकी जगह मैं कुछ और माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करूं। He found one in the Motorola 6800 which a friend at HP was able to get for $40 a piece. इसने मोटरोला 6800 में देखा जो $40 का था। Then he discovered a chip made by MOST Technologies, MOS Technologies, that was electronically the same but cost only $20। देखो HP टेक्नोलॉजी का $40 का था, इंटेल 8080 काफ़ी महंगा था, और MOS टेक्नोलॉजीज़ का $20 का माइक्रो प्रोसेसर था। इट वुड मेक हिज मशीन अफोर्डेबल बट इट वुड कैरी अ लॉन्ग टर्म कॉस्ट। ये सोच रहा है अगर मैं $20 वाला MOS टेक्नोलॉजीज़ का लूँ तो ये थोड़ा अफोर्डेबल हो जाएगा, मगर लॉन्ग टर्म कॉस्ट तब भी है। Intel's chips ended up becoming the industry standard, which would haunt Apple when its computers were incompatible with it. Intel के जो चिप्स है, Intel जैसे आपको पता होगा आई कोर वगैरह आता है, वो इसका माइक्रो प्रोसेसर i7, i5, i3। सो दीज बिकेम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, यानी इंडस्ट्री में ज़्यादा डिमांड जो थी वो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर्स की थी या इंटेल चिप्स की थी, लेकिन एप्पल के साथ वो कंपैटिबल नहीं थे, दे वर इनकम्पैटिबल विथ इट, जिससे एप्पल को थोड़ी सी दिक्कत हो गई। आफ्टर वर्क ईच डे Wozniak would go home for a TV dinner and then return to HP to moonlight on his computer. हर रोज दिन को काम करने के बाद ये टीवी डिनर के लिए जाता था और सुबह तक ये अपने कंप्यूटर पे काम करता था। He spread out the pots in his cubicle, figured out their placement and soldered them on to his motherboard. अपने क्यूबिकल में ये पॉट्स को स्प्रेड करता था और मदरबोर्ड पे उनको फिर सोल्डर करता था, कहाँ कहाँ पे कौन सा चीज़ लगेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट था और ये डेवलप कर रहा था न्यू पर्सनल कंप्यूटर। देन ही बिगेन राइटिंग द सॉफ्टवेयर दैट वुड गेट द माइक्रो प्रोसेसर टू डिस्प्ले इमेज ऑन द स्क्रीन। इसके बाद ये कर रहा था एक सॉफ्टवेयर डेवलप, ओके, ये लिख रहा था हाथ से, जो वो सॉफ्टवेयर जिससे हमें अभी तक, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभी तक स्क्रीन पे कभी भी वर्ड लिख के नहीं आया था, तो स्टीव वोजनिक वो सॉफ्टवेयर लिख रहा था हाथ से कि हमें स्क्रीन पे वर्ड दिखना चाहिए। बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड टू पे फॉर कंप्यूटर टाइम, ही रोट द कोड बाय हैंड। कंप्यूटर पे ये अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इसने कोडिंग जो लिखी वो अपने हाथ से लिखी। After a couple of months, he was ready to test it. I typed a few keys on the keyboard and I was shocked. The letters were displayed on the screen. It was Sunday, June 29, 1975, a milestone for the personal computer. It was the first time in history, Wozniak later said, anyone had typed a character on a keyboard and seen it show up on their own computer screen right in front of them. मैंने कुछ कीज कीबोर्ड पे टाइप किए और मैं शॉक हुआ, लेटर सब स्क्रीन पे आ गए। जून 29, 1975, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना संडे का दिन था
जून 29, 1975 एक माइलस्टोन हुआ, एक हिस्ट्री क्रिएट हुई पर्सनल कंप्यूटर में। क्या हुआ? फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में कि किसी ने टाइप किया कोई कैरेक्टर कीबोर्ड पे और वो दिखा कहाँ पे? कंप्यूटर स्क्रीन पे। और ये कौन बंदा था? स्टीव वोजनिक। नाउ जॉब्स वाज इम्प्रेस्ड, दैट मीन्स स्टीव जॉब जो था वो बहुत ही इम्प्रेस हुआ। ही पेपर्ड वोजनिक विथ क्वेश्चंस, इसने बूछाड़ किया वोजनिक को क्वेश्चंस के साथ। क्या पूछा? कुड द कंप्यूटर एवर बी नेटवर्क्ड? चिनाजी अमिस ओस खाली स्टीव जॉब्स अख चीज दिमागस मज कि बिजनेस किस तरह से किया जाए, तो हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। कुड द कंप्यूटर एवर बी नेटवर्क्ड, क्या हम कंप्यूटर को नेटवर्क कर सकते हैं? क्या हम इनको जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं? वॉज इट पॉसिबल टू एड अ डिस्क फॉर मेमोरी स्टोरेज, क्या हम इसमें मेमोरी डाल सकते हैं? ही ऑल्सो बिगेन टू हेल्प वोज गेट कंपोनेंट्स। इसके बाद स्टीव जॉब्स को एक खासियत ये थी कि ये लोगों के साथ मिलता जुलता अच्छी तरह से था, और इसको ये भी था कि ये रिलेशंस अच्छी तरह से बिल्ड कर सकता था दूसरे लोगों के साथ। एंड चीज़ों को किस तरह से किया जाता है, रिलेशंस कैसे बिल्ड की जाती है, स्टीव जॉब्स को अच्छी तरीके से आता था। जबकि वोजनिक जो था, स्टीव वोजनिक, वोजनिक थोड़ा शाई टाइप था, ये लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं था। तो इसने कंपोनेंट्स लाए स्टीव वोजनिक के लिए। पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट वाई द डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स, जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स, उनको भी इसने वोजनिक के लिए लाया। जॉब्स मेड अ फ्यू कॉल्स एंड वाज एबल टू स्कोर सम फ्रॉम इंटेल फॉर फ्री। चुनाच स्टीव जॉब्स थोड़ा अमीर भी था और इसको पता भी था लोगों के साथ, इसको कनेक्शंस भी अच्छे थे, तो इसने इंटेल से कुछ चिप्स फ्री में लाई। स्टीव इज जस्ट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, सेड वोजनिक। वोजनिक कह रहा है कि ये इस तरह का बंदा है कि ये काम कर सकता है। I mean, he knew how to talk to a sales representative. I could never have done that. I am too shy. स्टीव वोजनिक कहता है कि मैं बहुत शाय था, मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता था। इसको पता है कि स्टीव जॉब्स को कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ किस तरह से बात करना है। Now, Jobs began to accompany Wozniak to homebrew meetings, carrying the TV monitor and helping to set things up. स्टीव जॉब्स अब वोजनिक को होम ब्रू कंप्यूटर मीटिंग्स में एकम्पनी करता है, वहाँ पे जाता है और टीवी मॉनिटर साथ लेके, और फिर उसको थोड़ा हेल्प करता था कि चीज़ों को संभालने में। The meetings now attracted more than 100 enthusiasts and had been moved to the auditorium on the Stanford Linear Accelerator Center. पहले तो 30 बंदे आए थे, अब 100 से ज़्यादा enthusiasts आ रहे हैं। एक ऑडिटोरियम जिसका नाम है स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर सेंटर। ये थोड़ा याद रखना, ये नाम SLAC से याद रहेगा, SLAC, स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर सेंटर। यहाँ पे ये मीटिंग्स होती थी। प्रिसाइडिंग विथ ए pointer and a free form manner was Lee Felsenstein, another embodiment of the merger between the world of computing and the counterculture. Presiding with a pointer and a free form manner was Lee Felsenstein. थोड़ा नाम मुश्किल है, याद रखना इनको। ये एक बंदा था ली फेल्सेनस्टीन, जिन्होंने मदद किया था। जैसे हमने देखा बहुत सारे लोगों ने जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग वाले बंदे हैं और काउंटर कल्चर वाले बंदे हैं, उनको मर्जर में मदद किया। उसमें एक बंदा ये भी था, ली फेल्सेनस्टीन। ही वॉज एन इंजीनियरिंग स्कूल ड्रॉप आउट, ए पार्टिसिपेंट इन द फ्री स्पीच मूवमेंट एंड एन एंटी वॉर एक्टिविस्ट। ये जो ली फेल्सेनस्टीन था, ये कॉलेज ड्रॉप आउट था, इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट, लेकिन इसने फ्री स्पीच मूवमेंट में हिस्सा लिया था। दैट मीन्स ये काउंटर कल्चर का बंदा था। एंटी वॉर एक्टिविस्ट था, अगेन काउंटर कल्चर का बंदा। ही हैड रिटन फॉर द ऑल्टरनेटिव न्यूज़पेपर बर्कले बॉब एंड देन गॉन बैक टू बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर। नाउ इसने लिखा था, एक न्यूज़पेपर के लिए लिखता था, उसका नाम था बर्कले बॉब। उसके बाद अगेन इसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी। Now, Wozniak was usually too shy to talk in the meetings, but people would gather around his machine afterward, and he would proudly show off his progress. ये शाय था, लेकिन लोग इसके पास आते थे कि इसने क्या प्रोग्रेस करी।
Moore had tried to instill in the homebrew an ethos of swapping and sharing rather than commerce. जो मूर था, जो आपको याद होना चाहिए, मूर जिसने फ्लायर पहली बार बनाया, वो एडवर्टीजमेंट की अब मीटिंग्स होने वाले, जो आप कंप्यूटर बनाना चाहते हो, टीवी, टर्मिनल, टाइपराइटर, आप फिर आ सकते हो हमारी मीटिंग्स में। अब ये जो मूर था, इसने ही हैड ट्राइड टू इंस्टॉल इन द होम ब्रू, एंड इसने एक इथॉस, एक एटीट्यूड डेवलप करना चाहा अपनी होम ब्रू मीटिंग में कि हमें ट्रेड नहीं करना है, कॉमर्स नहीं करना है, बस हम शेयर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, हम आइडियाज़ को डिसेमिनेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं आपस में, ताकि हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, हमें ट्रेड नहीं करना है। द थीम ऑफ द क्लब वो सेड वॉज गिव टू हेल्प अदर्स। वोजनिक बोल रहा है कि जो थीम था मीटिंग का या क्लब का, होमब्रू कंप्यूटर क्लब का, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द होमब्रू कंप्यूटर क्लब एज पर वोजनिक। तो आपको पता होना चाहिए, एज पर वोजनिक यूजन थीम ऑफ कंप्यूटर क्लब बुक सासा ओस गिव टू हेल्प अदर्स, कि दूसरों को मदद दे दो। It was an expression of the hacker ethic that information should be free and all authority mistrusted। क्योंकि जो हैकर्स होते हैं, इनका एक रूल है कि इंफॉर्मेशन जो है ये फ्री होना चाहिए। इंफॉर्मेशन गस ना मल पेन हिन क्या, सॉफ्टवेयर यम गसन फ्री आसिन, ये हैकर सुंद रूल। एंड ऑल अथॉरिटी मिसट्रस्टेड, और आपको बिलीव नहीं करना अथॉरिटी पे, अथॉरिटी को हमेशा मिसट्रस्टेड समझना। I designed the Apple One because I wanted to give it away for free to other people, said Wozniak। वोजनिक बिजनेस नहीं करना चाहता था स्टीव जॉब्स की तरह। स्टीव जॉब्स जो है ये चाहता था कि हमें बस पैसा मिले इस टेक्नोलॉजी से, लेकिन स्टीव वोजनिक थोड़ा डिफरेंट काइंड का बंदा था। ये बोल रहा है कि मैंने एप्पल वन को डिज़ाइन किया ताकि मैं लोगों को फ्री में दे दूं, टू अदर पीपल, मैं इसको फ्री में बांटूं इस टेक्नोलॉजी को। दिस वॉज नॉट एन आउटलुक दैट बिल गेट्स एम्ब्रेस्ड। बिल गेट्स को ये पसंद नहीं आया। बिल गेट्स आपको पता होना चाहिए दुनिया का एक टाइम पे अमीर बंदा था, नंबर वन अमीर, अभी भी यही दो तीन ऊपर नीचे आता है। तो बिल गेट्स को ये पसंद नहीं आया आइडिया, इसने इस चीज़ को गले नहीं लगाया कि आप फ्री में दे दो। आफ्टर ही एंड एलन completed their basic interpreter for the Altair, Gates was appalled that members of the homebrew were making copies of it and sharing it without paying him. Now ये जब बिल गेट्स और पॉल एलन ने बेसिक इंटरप्रेटर ऑल्टियर के लिए, बेसिक इंटरप्रेटर दोस्तों एक कोडिंग लैंग्वेज है, इसको ऑल्टियर के लिए तैयार किया, तो बिल गेट्स एपेल्ड हुआ। बिल गेट्स बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि होम ब्रू कंप्यूटर क्लब वाले बंदे जो है, दे वर मेकिंग कॉपीज ऑफ इट एंड शेयरिंग इट विदाउट पेइंग हिम, कि वो हैकर्स थे और वो फ्री में इसको यूज करते थे और चुरा लेते थे। तो इसको थोड़ा हैरानगी हुई बिल गेट्स को। जस्ट अ मोमेंट। सो ही रोट व्हाट वुड बिकम अ फेमस लेटर टू द क्लब। इसलिए स्टीव जॉब्स एक लेटर लिखता है क्लब को, होमब्रू कंप्यूटर क्लब को। क्या लिखता है उसमें? एज द मेजॉरिटी ऑफ हॉबिस्ट्स मस्ट बी अवेयर, मोस्ट ऑफ यू स्टील योर सॉफ्टवेयर, इज दिस फेयर। जैसे कि मेजॉरिटी हॉबिस्ट्स को पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजिस्ट्स को पता होना चाहिए कि आप लोग चुरा लेते हो सॉफ्टवेयर, इज दिस फेयर, क्या ये सही है? वन थिंग यू डू इज प्रिवेंट गुड सॉफ्टवेयर फ्रॉम बीइंग रिटन। आप एक चीज कर रहे हो जानबूझ के, क्या कर रहे हो कि आप अच्छा सॉफ्टवेयर लिखना नहीं देते हो, आप उसको रोक रहे हो अच्छे सॉफ्टवेयर को लिखने में। हु कैन एफोर्ड टू डू प्रोफेशनल वर्क फॉर नथिंग, कौन प्रोफेशनल वर्क करेगा फॉर नथिंग, यानी उसको बिना पे किए हुए आप, हम बनाते हैं आप और उसको फ्री में यूज करते हो। इज इट पॉसिबल? आई वुड अप्रिशिएट लेटर्स फ्रॉम एनी वन हु वॉन्ट्स टू पे अप। मैं अप्रिशिएट करूंगा, ये कौन लिखता है? ये बिल गेट्स लिखता है कि मैं अप्रिशिएट करूंगा लेटर्स फ्रॉम एनी वन हु वॉन्ट्स टू पे अप, जो पे करना चाहता है। बस अब पैराग्राफ एक दो पढ़ेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे इस लेसन को। Steve Jobs similarly did not embrace the notion that Wozniak's creations, be it a blue box or a computer, wanted to be free। Steve Jobs भी इस नोशन, इस आइडिया को नहीं मानता था
कि वोज़निक की क्रिएशंस चाहे वो ब्लू बॉक्स हो या कंप्यूटर हो कि इसको फ्री में दिया जाए। यानी स्टीव जॉब्स बिल गेट्स की तरह ही चाहता था कि टेक्नोलॉजी फ्री में नहीं होना चाहिए। सो ही कन्विंस्ड वोज़निक टू स्टॉप गिविंग अवे कॉपीज ऑफ हिज स्कीमेटिक्स। तो इसलिए उसने वोज़निक को कहा, स्टीव जॉब्स ने, कि आप अपने स्कीमेटिक्स को फ्री में मत दे दो। दोस्तों स्कीमेटिक्स क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो ये डिजाइन बनाता था, आप इसको फ्री में मत बांटो। किसने कहा? स्टीव जॉब्स ने वोज़निक को कहा। Most people didn't have time to build it themselves anyway, Jobs argued. Why don't we build and sell printed circuit boards on them? It was an example of their symbiosis. तो जॉब्स इसको बोल रहा है कि अक्सर लोगों के पास टाइम नहीं है, क्यों ना हम बिल्ड करें और फिर उनको सेल करें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स को। ये एक एग्जाम्पल थी उनके सिम्बायोसिस की। Now, symbiosis actually is a mutually beneficial relationship between two people or between different groups. तो ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप था। स्टीव जॉब्स इसको थोड़ा आइटम्स कंपोनेंट्स लेके देता था और जो उसका सर्किट वगैरह बनाना वो वोज़निक जानता था। इसने इसको बोला बहुत लोगों के पास टाइम नहीं है, हम खुद बनाते हैं और उनको सेल करेंगे। एवरी टाइम आई वुड डिज़ाइन समथिंग ग्रेट स्टीव वुड फाइंड ए वे टू मेक मनी फॉर अस, सेड वोज़निक। वोज़निक कह रहा है जब भी मैं कुछ ग्रेट डिज़ाइन करता था, स्टीव जॉब्स उसके लिए एक वे ढूंढता था कि हम किस तरह से उस पर पैसे कमा सकते हैं। वोज़निक एडमिटेड दैट ही वुड हैव नेवर थॉट of doing that on his own. It never crossed my mind to sell computers. It was Steve who said, let's hold them in the air and sell a few. मेरे दिमाग में कभी नहीं था, वोज़निक कह रहा है कि हम कंप्यूटर्स को बेच सकते हैं, लेकिन ये स्टीव जॉब्स था जिसके आइडिया में था। उसने कहा चलो कुछ बनाते हैं और उनको बेच देते हैं। Jobs worked out a plan to pay a guy he knew at Atari to draw the circuit boards and then print up 50 or so. जॉब्स ने एक प्लान तैयार किया कि मैं एक बंदे को पे करूंगा जो अटारी में काम करता है कि वो हमें सर्किट बोर्ड्स को ड्रा करे और उसके बाद 50 से ज़्यादा हमें बेच दे। दैट वुड कॉस्ट अबाउट $1000 प्लस द फी टू द डिज़ाइनर। इन 50 से ज़्यादा सर्किट बोर्ड्स को लाने के लिए उसको $1000 खर्च होते थे और थोड़ा कुछ डिज़ाइनर को भी देना है। दे कुड सेल देम फॉर $40 ए पीस एंड परहैप्स क्लियर अ प्रॉफिट ऑफ 700। तो इससे ये क्या करेंगे, जब ये 50 या 50 से ज़्यादा लाएंगे, ये $40 पीस बेचेंगे तो उससे इसको $2000, 50 इंटू $40 होता है $2000। सो और डिज़ाइनर को भी कुछ पे करना है 1000। अगर डिज़ाइनर को $300 देंगे तो $1300 हुआ, तो $700 का इनको प्रॉफिट होगा। ये इस तरह से सोचता था। वोज़निक वॉज ड्यूबियस दैट दे कुड सेल देम ऑल। वोज़निक जो था ये शाही भी था, तो ये थोड़ा ड्यूबियस था, ये डाउटिंग था। ठीक है, इसको डाउट हुआ इस चीज़ पे कि क्या सच में वो 50 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को बेच सकते हैं। I didn't see how we would make our money back, he recalled. He was already in trouble with his landlord for bouncing checks and now had to pay each month in cash. तो वोज़निक इस चीज़ को याद कर रहा है कि मैं बड़ा परेशान था कि हम जो एक $1000 खर्च कर रहे हैं और डिज़ाइनर के पैसे, ये हमें वापस कैसे मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बाउंस चेक हो रही थी, हमें कैश में पैसा देना पड़ रहा था। किसको? लैंडलॉर्ड को। Jobs knew how to appeal to Wozniak. He didn't argue that they were sure to make money, but instead that they would have a fun adventure. जॉब्स को पता था कि वोज़निक को किस तरह से बात करना है, ठीक है, उसको किस तरह से मनवाना है। तो इसने आर्ग्यू नहीं किया दैट दे वर श्योर टू मेक मनी, कि हम ज़रूर पैसे बनाएंगे, लेकिन इसने इसको कहा कि ये थोड़ा एक फन एडवेंचर है, आप चिंता मत करो वोज़निक भाई, आप चिंता मत करो, हम पैसे बनाएंगे थोड़े से, ठीक है। अगर पैसे नहीं बनाएंगे लेकिन कम से कम एक फन एडवेंचर होगा। Even if we lose our money, we will have a company, said Jobs as they were driving in his Volkswagen bus. For once in our lives, we will have a company. अरे वोज़निक भाई, अगर हम पैसे भी नहीं बनाएंगे, कम से कम हमारे पास कंपनी तो होगी। और वॉक्सवैगन बस किसके पास थी? स्टीव जॉब्स के पास। तो ये इस बस में जा रहे हैं, कम से कम हमारी जिंदगी में एक बार हम कंपनी तो बना देंगे। This was enticing to Wozniak, even more than any prospect of getting rich.
ही रिकॉल्ड। तो ये थोड़ा एंटिसिंग था किस चीज़ के लिए, मतलब एक दिलकश चीज़ था कि कम से कम हमारी ज़िंदगी में एक कंपनी बन जाएगी। इसको ये नहीं था कि मैं अमीर बनूं, लेकिन कम से कम ये चीज़ था कि हमें थोड़ी कंपनी बन जाएगी अपनी। ही रिकॉल्ड आई वॉज एक्साइटेड टू थिंक अबाउट अस लाइक दैट, to be two best friends starting a company. Wow, I knew right then that I would do it. How could I not? तो मैंने सोचा यस, कितना अच्छा होगा, दो बेहतरीन दोस्त एक कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, एंड ये बिल्कुल सही होगा। हाउ कुड आई नॉट, मैं क्यों ना मानूं इस चीज़ को। ये कौन बोल रहा है? ये स्टीव वोजनिक बोल रहा है। In order to raise the money they needed, Wozniak sold his HP 65 calculator for $500, though the buyer ended up stiffing him for half of that. देखो, कोई भी नया चीज़ जब आप कर रहे हो तो थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ता है उन चीज़ों के लिए। ये जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी है, ये ऐसे ही नहीं आया है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है लोगों को। इनके पास पैसे नहीं थे। मनी को रेज करने के लिए वोजनेक ने अपना HP 65 कैलकुलेटर $500 पे के एवज में बेचा, ठीक है। दो द बायर एंडेड अप स्टिफिंग हिम, जबकि जो बायर था उसने उसको खाली हाफ ही पेमेंट उसके लिए दिया, उसने रिफ्यूज किया हाफ पेमेंट देने में। तो इसमें इसके लिए $250 ही इसको मिले। फॉर स्पॉट जॉब्स सोल्ड इज वॉक्सवैगन, तो जॉब्स के पास वॉक्सवैगन था, थोड़ा अमीर था। जॉब्स ने $1500 की वॉक्सवैगन बस भेजी, और वोजनेक ने HP 65 $500 पे भेजा, जिस पे उसको फिर $250 ही मिले। बट द पर्सन हु बॉट इट केम to find him 2 weeks later and said the engine had broken down, and Jobs agreed to pay for half of the repairs. अब स्टीव जॉब्स ने जो $1500 की वॉक्सवैगन बस भेजी, जिसने वो खरीदी थी, वो भी लेटर ऑन आता है, बोलता है कि ये खराब थी, तो जॉब्स को 15 हाफ पेमेंट देना पड़ता है। Despite these little setbacks, they now had, with their own small savings thrown in, about $1,300 in working capital, the design for a product and a plan. दोस्तों, इतने सेटबैक्स होने के बावजूद इनके पास अब कुछ सेविंग्स थी, लगभग $1300, और इनके पास एक प्रोडक्ट डिजाइन भी था प्रोडक्ट का, और इनके पास एक प्लान भी था। दे वुड स्टार्ट देयर ओन कंप्यूटर कंपनी, अभी अपनी कंप्यूटर कंपनी स्टार्ट करें, थोड़े पैसे है, डिजाइन भी है, एक प्लान भी है। और दैट इज हाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है कि एप्पल इज बॉर्न। तो इस होम ब्रू कंप्यूटर क्लब में जहां लाइक माइंडेड पर्सन आते थे, पहले 30 से ज़्यादा, उसके बाद 100+ एंथुजियास्ट्स आते थे, जिन्होंने आइडियाज़ को शेयर किया, और किस तरह वोजनेक ने डिज़ाइन्स डेवलप की, और किस तरह से स्टीव जॉब्स ने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को उसके लिए लाया, और उसके बाद उसको आइडिया दिया कि हम कैसे सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, बिकॉज ही न्यू कि किस तरह से हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात करते हैं। दिस इज़ हाउ एप्पल इज़ बॉर्न। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी पे होगा कि हाउ एप्पल इज़ बॉर्न। आई होप कि आपको ये टेक्स्ट समझ में आया होगा। काइंडली डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, मे गॉड ब्लेस यू।